बच्चों, आज हम लोग पार्टनरशिप का आखिरी चैप्टर और एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, इससे पहले जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा पार्टनरशिप में वो क्या था। तो हमने पार्टनरशिप में क्या पढ़ा? चेंज इन PSR पढ़ा। हमने पार्टनरशिप में क्या पढ़ा? हमने एडमिशन पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा? रिटायरमेंट। और क्या पढ़ा? डेथ। ये सब कुछ जो था पार्टनरशिप वो था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये हमने पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को ही हम एक दूसरा नाम जानते हैं, वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये हमने पढ़ लिया अभी तक। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने इसमें पढ़ा एक चेंज इन PSR, दूसरा हमने क्या पढ़ा? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और तीसरा हमने क्या पढ़ा? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और फिर हमने क्या पढ़ा? डेथ ऑफ अ पार्टनर। यहाँ तक क्या होता था कि अगर किसी पार्टनर को आना है पार्टनरशिप में आ सकता है, किसी को जाना है जा सकता है, किसी की डेथ हो जाती है, या पार्टनर्स आपस में सोचते हैं कि चलो रेशियो ऑफ चेंज किया जाए। किसी भी केस में बिजनेस बंद नहीं होता है, बिजनेस चलता रहता है, बस पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट चेंज होता है। तो इसलिए इसका नाम रिकॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब पार्टनरशिप डीड हर बार फिर से कॉन्स्टिट्यूट होता है। लेकिन जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म डिजॉल्व हो रहा है, मतलब पूरा बिजनेस बंद हो जाता है। ठीक है, पूरा क्या होता है यहाँ? बिजनेस बंद हो जाता है। तो जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट जो हमारा मेन टॉपिक है सीखने का। और जब हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता था तो वहाँ बनता था रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो एक्चुअल डेटा पे बेस्ड है और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो एस्टिमेटेड डेटा पे बेस्ड है। ठीक है, अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का स्टेप्स क्या होता है? तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में हम 3 स्टेप को फॉलो करते हैं, या 3 स्टेप फॉलो होता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। किसका? एसेट्स और लाइबिलिटी का। एसेट एंड लाइबिलिटी को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या करते हैं? रियलाइजेशन प्रोसेस पे जाते हैं। तो कैसे? तो सेल करते हैं एसेट्स को, सेल ऑफ एसेट। एसेट को सेल करेंगे तब ना पैसा आएगा, तब लाइबिलिटी पे करेंगे, एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। ये स्टेप 2 का काम है। स्टेप 3 में हम लोग एनालाइज करते हैं कि इस प्रोसेस में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ वो कैलकुलेट होता है। ये 3 स्टेप को मिला के हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, जो हमें मेनली सीखना है। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 2 टाइप का आता है, एक जर्नल आता है, एक रियलाइजेशन आता है। तो अगर आपको रियलाइजेशन आ रहा है तो भी आप जर्नल आराम से कर सकते हो, और अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो पहले आप रियलाइजेशन सीख लो। रियलाइजेशन पे जैसे ही कमांड हो जाएगा तो फिर जर्नल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप बोलोगे तो मैं जर्नल का क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगी, अलग अलग तरह के। ठीक है, कुछ सैम्पल पेपर्स क्वेश्चन उठा के भी मैं करवा दूंगी। तो अभी अब हम लोग सीखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया कि ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 अलग अलग बात है, दोनों सेम नहीं है। क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब बोल के रुक जाते हैं तो उसका मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब बिजनेस चल रहा है, बस पार्टनर्स का एग्रीमेंट चेंज हुआ है। लेकिन जैसे हम वर्ड में फॉर्म जोड़ देते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तब वो क्या होता है? पूरा फॉर्म डिजॉल्व हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है। तो सारे एसेट्स बेच दिए जाएंगे, लाइबिलिटी पे कर दिया जाएगा, जो प्रॉफिट लॉस होगा पार्टनर्स लेके घर चल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा इसका हम लोग पैटर्न सीखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये हमारा कॉलम है,
ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, पर्टिकुलर रुपीज होगा। सबसे पहले स्टेप 1 हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 चलेंगे, पहला स्टेप। तो स्टेप 1 में हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ये है स्टेप 1 के लिए और ये है स्टेप 2 के लिए। फिर यहाँ स्टेप 2 और यहाँ स्टेप 3। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम लोग सारे एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, टू ऑल एसेट, जितना एसेट दिया रहेगा वो सबको रिकॉर्ड कर देंगे। और कहाँ से मिलेगा ये सब डेटा, बैलेंस शीट से मिलेगा, बैलेंस शीट में दिया होगा। और सारे लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड कर देंगे, बाय ऑल लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, जितना प्रोविजन होगा उसको भी हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो जाए। स्टेप 1 में हमने क्या किया, देखिए आपको अब बिजनेस बेचना है, आपको बिजनेस बेचना है। आप बोलोगे हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो जैसे ही आप बोलोगे बिजनेस बंद कर रहे हैं तो आपके जितने क्रेडिटर्स होंगे मार्केट में, जिससे आपने उधार लिया होगा, सारे आके खड़े हो जाएंगे ना कि मेरा पैसा दे दीजिए, फिर बिजनेस बंद कीजिए। तो जैसे ही वो पैसा मांगेंगे तो आप क्या कहेंगे उनको कि अरे रुकिए, हम उसी प्रोसेस में हैं, पहले एसेट बेचने दीजिए, पैसा आएगा तब तो आपको देंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, अच्छा हमारे पास टोटल इतना एसेट है और इतना लायबिलिटी पे करना है। उसके बाद अब ये हो गया हमारा स्टेप 1 का पहला काम। पहला फंक्शन क्या है, एसेट रिकॉर्ड करना। दूसरा फंक्शन क्या है, लायबिलिटी रिकॉर्ड करना। इसके बाद हम बोलेंगे कि अब हमको सारा एसेट बेचने दीजिए। क्या ये पॉसिबल है कि पहले लायबिलिटी पे कर दिया जाए तब एसेट बेचा जाए? पैसे ही नहीं रहेगा तो पे कहाँ से होगा? तो अब यहाँ हम लोग एसेट को पेमेंट सेल करेंगे, तो बाय बैंक लिखेंगे। बैंक कब लिखेंगे, अगर सेल हो रहा है एसेट। या बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, कब लिखेंगे, अगर पार्टनर ले रहा है। पार्टनर्स कैपिटल कब लिखेंगे, इफ पार्टनर टेक्स एसेट। कोई एसेट अगर पार्टनर ले रहा है तो बाय पार्टनर कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट पता चला तो उसको फिर से रिकॉर्ड करने तो नहीं जा सकते क्योंकि वो बैलेंस शीट में नहीं था, लेकिन उसको यहाँ सेल कर सकते हैं। जितने भी एसेट है सब सेल होंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो। ये सब करने के बाद इधर पेमेंट होगा, तो टू बैंक करके जितना पेमेंट है सारा हो जाएगा। और अगर कोई पार्टनर बोल रहा है कि हम उसको पेमेंट कर देना, हम बाद में हिसाब कर लेंगे, तो टू पार्टनर कैपिटल। इतने ही तो है। पहला स्टेप में रिकॉर्डिंग, ये पूरा बैलेंस शीट से होगा, ये दोनों काम जो है बैलेंस शीट से होगा। स्टेप 1 बैलेंस शीट से होगा। स्टेप 1 का 2 स्टेप है, 1 2। इसके बाद स्टेप 2 का जो 2 काम है, ये 3 और ये 4, ये दोनों होगा एडजस्टमेंट से। ये दोनों होगा एडजस्टमेंट से, एडजस्टमेंट से आएगा ये भी और एडजस्टमेंट से आएगा ये भी। यानी स्टेप 1 बैलेंस शीट से, स्टेप 2 एडजस्टमेंट से। अब स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है कि आप पहले इन दोनों स्टेप का टोटल देखो और पता करो कि आपको कौन ज़्यादा लग रहा है। क्रेडिट ज़्यादा लग रहा है तो प्रॉफिट होगा और डेबिट ज़्यादा लग रहा है तो लॉस होगा। तो स्टेप 3 में दोनों साइड कभी नहीं होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, और जो भी है ए बी सी जितने पार्टनर हैं ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा जो आया होगा, ठीक है, यहाँ जो आया होगा टोटल। अगर लॉस आ रहा है तो बाय लॉस ट्रांसफर, जैसा रिवैल्यूएशन में करते थे सेम प्रोसेस है, टू कैपिटल अकाउंट्स। जो भी लॉस है ए बी सी तीनों में क्या होगा, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में से एक ही आ सकता है। किसी भी बिजनेस में कभी ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट भी हो जाए लॉस भी हो जाए, नहीं हो सकता है। तो यानी हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि पहला स्टेप हमको बैलेंस शीट से लेना है, दूसरा स्टेप हमको एडजस्टमेंट से लेना है, और तीसरा स्टेप हमको अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है। जो ज़्यादा है उसको लिखिए दोनों साइड और उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कीजिए, बैलेंसिंग फिगर आता है। तो अगर आप इस तरह से स्टेप वाइज रियलाइजेशन अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और क्लैरिटी रखना है तो ये लाइन नहीं खींचने की जरूरत है, ये तो मैंने सेग्रीगेट करने के लिए बताया है। आप एक लाइन बीच में छोड़ दिया करो तो आपको खुद अंदाजा होगा, अच्छा मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, अब मुझे स्टेप 2 में जाना चाहिए, फिर स्टेप 3 में जाना चाहिए, ठीक है। होप करती हूँ ये वाला वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा। इसके अगले वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। थैंक यू ऑल।